नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी पेडागोजी की एक कंप्लीट वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें वर्ष 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी सीटेट की परीक्षा में एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को मात्र एक वीडियो में करवाने वाला हूं। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, सीटेट के एग्जाम में ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है। 25 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से पूछे जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरी ईमानदारी के साथ देख लिया, आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन एसएसटी पेडागोजी से पूछा जाएगा, आप उस क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर दूसरा, वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण। वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण जो होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, उसी के साथ वन में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में बच्चों को जानकारी प्रदान होती है प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए यहाँ पर सेकेंड विकल्प करेक्ट आंसर होगा, वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण, जो कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु को जानने के लिए अथवा परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि होती है। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्रकार यानी कि फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं। फील्ड वर्क के लाभ क्या हैं सोशल साइंस में? विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना, तर्क करने के लिए कौशल विकसित करता है, तथ्यों को याद रखने में मदद करता है। तथ्यों को याद रखना, ये तो हमेशा ही दोस्तों गलत होते हैं। याद रखना, रटाना, व्याख्या देना, ठीक है, ये हमेशा दोस्तों आपके गलत होते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा है क्षेत्रकार यानी कि जो फील्ड वर्क होता है, उसके लाभ क्या होते हैं। फील्ड वर्क का मतलब होता है छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। जैसे बच्चों को आप ले गए फील्ड क्षेत्र पर यानी कि कार्य क्षेत्र पर, वहां पर बच्चे अपनी आंखों से देखेंगे उस चीज को। कहने का तात्पर्य है छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना फील्ड वर्क से लाभ होगा। यहाँ पर सेकेंड विकल्प करेक्ट होगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। खुली किताब का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो यहाँ पर पहला विकल्प करेक्ट आंसर होगा। ओपन बुक का जो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो होता है दोस्तों कंठस्थ करने के भार को मतलब कि कम करना। विद्यार्थी पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। ये होता है खुली किताब के मूल्यांकन का उद्देश्य। पहला यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। संवेदनशील बनाना है बच्चों को किसके प्रति? वन्य जीवन संरक्षण के प्रति, ठीक है ना। संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना यानी कि उनको पढ़ना। वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार करना। विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना। पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों आपका होगा यहाँ पर 4 विकल्प, जो कि दोस्तों वन्य जीवन संरक्षण के लिए क्या है दोस्तों, एकदम संवेदनशील तरीका है। पशु आधारित उत्पाद जो होते हैं उनको ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, यहीं पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। कहता है कि आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगी। आपको पता होगा कि आदिवासी जो आपका एक टॉपिक है पेडागोजी में, उस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन हर बार सीटेट की परीक्षा में सोशल साइंस पेडागोजी में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर हर एक चीजें बताने वाला हूँ, प्रत्येक चीजें। अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन ढंग से तैयार कर लिया, एग्जामिनर जो होता है क्वेश्चन तो सेम रखेगा, थोड़ा बहुत इसके ऑप्शन में चेंज करेगा अथवा इसके क्वेश्चन में चेंज करेगा,
कंटेंट आपका वही रहने वाला है, आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। वो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेनी है। यहाँ पर आपसे पूछा है आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति, यानी कि आदिवासी से परिचय कराना है, उसके लिए सम्मानजनक नीति कौन सी होगी? उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करने से क्या होगा? भेदभाव उत्पन्न होगा, ये आपका हो नहीं सकता। जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दों पर दिखाना। अगर दोस्तों आप आदिवासी लोगों के जो नृत्य हैं अथवा गाने हैं उनको अगर पर्दों पर दिखाओगे तो ये भी दोस्तों उनके प्रति भेदभाव को उजागर करेगा, ये भी गलत होगा। परंतु सम्मानजनक आपको बतानी है, जो उनका सम्मान करता हो, उनके आदिम देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, यानी प्राचीन काल में वे कैसे थे, क्या करते हैं, इसमें भी दोस्तों भेदभाव उत्पन्न होगा। इसलिए पहला वाला यहाँ पर सबसे उपयुक्त कथन होगा जो कि सम्मानजनक होगा। उन्हें क्या करना है? उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना है। यही यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भूकंप पर, यहां पर कहता है भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यावहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा, भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना। यहाँ पर सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक को क्या करना है? बच्चों के अंदर व्यवहारिक कौशल को यहाँ पर विकसित करना है। उसके लिए भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर बल देना चाहिए। क्या पता कहाँ पर भूकंप आ जाए और बच्चे कैसे भूकंप से सावधान रहेंगे, उसके बारे में यहाँ पर शिक्षक को बताना चाहिए, याद रखना। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। किसके लिए प्रेरित करती है? चर्चाओं को न्यूनतम रखना। चर्चाओं को न्यूनतम यानी कि कम रखना। ये न्यूनतम शब्द ही आपका नेगेटिव होता है, ये हमेशा गलत होता है, इसलिए पहला गलत होगा। पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित, पाठ्य पुस्तक पर आधारित, ये भी गलत होता है, उसके पठन पर केंद्रित गलत होता है। व्याख्यान को सुनना, साझा किए गए पर निर्भर मतलब कि रहना, ये भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? व्याख्या देना, रटाना, व्याख्यान सुनना, ये दोस्तों निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आते हैं, इसलिए गलत है। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, यहाँ पर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करेगी। क्या करेगी? चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। यहाँ पर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी अथवा लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा होता है? सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधित विवादों को रोकना, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 विकल्प होगा। लेखपाल अथवा जो आपका कौन होता है? पटवारी, दोनों एक ही होते हैं परंतु अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इनका काम होता है ग्रामीण क्षेत्र की जो भूमियां होती हैं उनको मापने का काम होता है, और जो उनके कागजात होते हैं यानी कि आलेख होते हैं खेत से संबंधित, उनको सुरक्षित रखना किसका दायित्व होता है? ये दोस्तों लेखपाल का होता है। और जो आपकी फसलें होती हैं ग्रामीण क्षेत्र की, फसल की जानकारी सरकार तक पहुंचाना भी किसका जिम्मा होता है? ये भी लेखपाल का ही जिम्मा होता है, याद रखना। यहाँ पर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेखपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है? सरकार के द्वारा की जाती है। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, सचिव जो होता है ग्राम पंचायत में बोल लो या ग्रामीण क्षेत्र में, उसकी नियुक्ति कैसे होती है? उसकी नियुक्ति दोस्तों सरकार के द्वारा होती है, ठीक है, याद रखना। यहां पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए? इतिहास पेडागोजी यानी कि हिस्ट्री पेडागोजी का जो उद्देश्य होता है वो किस पर होना चाहिए? भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना, भूतकाल में कैसे घटित हुआ है यह याद रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 3rd विकल्प, उन मुद्दों की पहचान करना जो कि वर्तमान में भी आपके
मतलब कि प्रसिद्ध हो अथवा उनकी चर्चा हो रही हो, ऐसे मुद्दों को बताना चाहिए, जो कि इतिहास शिक्षण का एक मुख्य आपका क्या होता है, उद्देश्य होता है। याद रखना ये गलत है, ना कि आपको भूतकाल की घटनाएं कैसे घटी तो ये बताना। सर्वाधिक जो केंद्रित होगा वो होगा उन मुद्दों की पहचान करो जो वर्तमान में भी उनकी जरूरत पड़ती हो अथवा जो आपके प्रासंगिक हो। इसलिए यहाँ पर थर्ड वाला आपका राइट उत्तर होगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। यानी कि उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से लेकर 8 तक में जो आपकी सोशल साइंस है उसमें क्या क्या आपकी सम्मिलित है। इतिहास भी है, भूगोल भी है, राजनीतिक विज्ञान भी है, परंतु मनोविज्ञान नहीं है। ना ही दोस्तों समाज शास्त्र है, ना ही आपका इसमें समाज शास्त्र है। राइट आंसर आपका यहाँ पर थर्ड विकल्प होगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और यहाँ पर अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक, ये आपके यहाँ पर सम्मिलित हैं, याद रखना। यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बनाती है? कौन सी यहाँ पर दोस्तों सामाजिक विज्ञान की रणनीति समावेशी बनाती है कक्षा को? केवल पाठ, यहाँ पर शब्द आ चुका है केवल। अगर केवल आपको दिखे तो आप आंख मूंदकर उसको गलत मार सकते हो। क्यों मारोगे? उसको थोड़ा पढ़ लेना भी आपको। पाठ पुस्तक से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन कभी नहीं करोगे, बुक मतलब कि बुक से आप नहीं करोगे, गलत होगा। विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीर प्रदर्शन करना, ये तो यहाँ पर सही लग रहा है। केवल समाज की बात कही गई है, उनके प्रभुत्व विचारों को सीखना, गलत होगा। आसपास के उदाहरणों से बचना या स्थगित करना, ठीक है, ये भी आपके गलत होते हैं। किसी भी चीज से आपको बचना नहीं है बल्कि उनका सामना करना है। ये आप यहाँ पर कुछ टैग वर्ड होते हैं, उनको याद करके इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर लोगे। यहाँ पर जितना मैं आपको बताऊंगा उतना आप अगर समझते चलोगे, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। यहाँ पर दोस्तों सेकेंड विकल्प इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। सरपंच भी आपके किससे संबंधित है दोस्तों? सरपंच आपके ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। आपका कैसा होगा ये दोस्तों? आपका कैसा होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। वार्ड के सदस्य भी ग्राम पंचायत में होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा। सचिव दोस्तों ग्राम पंचायत में चुनकर नहीं आता है बल्कि सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, मैंने आपको बताया था। ग्राम सभा का सदस्य भी यहाँ पर हो जाएगा। सी वाला यहाँ पर दोस्तों गलत है। सी वाला जिन में है वो यहाँ पर गलत होगा। ए सी गलत होगा, यहाँ पर 4 वाला भी गलत होगा, तीसरा वाला भी गलत होगा। बचेगा आपका दोस्तों पहला विकल्प। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ए और बी। ए और बी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे इसके, ए और बी। याद रखना, ए और उसके साथ बी, वार्ड के सदस्य, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखना, ये आपके महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? एनसीईआरटी की पुस्तक आप पढ़ते होगे तो उनमें आपको कार्टून भी नजर आते हैं। उसकी जो दोस्तों मुख्य भूमिका होती है वो होती है मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। मामला क्या है तो उसको विद्यार्थियों को समझने में सहायक होता है, इसलिए आपके कार्टून बने रहते हैं, याद रखना। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना है या प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को उपयुक्त करना गलत होगा? गलत वाला आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। आपको बच्चों को पढ़ाना क्या है? प्राचीन इतिहास पढ़ाना है, उसके बारे में आपको गलत बताना है। गुफा चित्रकारी भी आप दोस्तों बता सकते हो, बिल्कुल करेक्ट होगा। लघु चित्रकारी आपने इतिहास में सुना है? मैंने तो आज तक नहीं सुना है लघु चित्रकारी, ये तो यहाँ पर गलत है। शिलालेख भी हैं, जैसे अशोक के शिलालेख हैं, स्तंभ लेख भी हैं, पत्थरों पर भी लिखे हुए लेख हैं जिसको बोलते हैं शिलालेख। हस्तलिपियां भी हैं, पांडुलिपियां भी हैं, ये भी यहाँ पर करेक्ट होगा। लघु चित्रकारी अथवा दीर्घ चित्रकारी ये आपके यहाँ पर गलत है। ये आपका किसी भी प्रकार के इतिहास में कुछ भी नहीं देखने को मिलता है लघु चित्रकारी, बल्कि गुफा चित्रकारी देखने को मिलता है, शैल चित्रकला देखने को मिलता है, परंतु लघु नहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। लघु का मतलब होता है छोटा चित्रकारी, इसका कोई अर्थ ही नहीं है यहाँ पर, इसलिए गलत आपका होगा यहाँ पर दोस्तों सेकेंड विकल्प। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित में से
किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा लेखक है या लेखन है जिनका जो कि प्राथमिक स्रोत नहीं माना जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप तभी सोल्व कर पाओगे तब आपको पता होगा प्राथमिक स्रोत क्या है, द्वितीयक स्रोत क्या है। आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन प्राथमिक अथवा द्वितीयक स्रोत से जरूर पूछा जाएगा। यहां पर समझिएगा, प्राथमिक स्रोत की बात करूं, ये आपके प्रत्यक्ष होते हैं, यानी कि आंखों देखा लिखा गया। आपके सामने घटना घटित हो रही है, आप उसको आंख से देखकर अपनी पुस्तक में लिख रहे हो, वही क्या है दोस्तों, वही आपकी है प्राथमिक स्रोत। द्वितीयक क्या है, जो पहले घटना घटित हो चुकी हो और वर्तमान में आप उसको लिख रहे हो, वही आपकी द्वितीयक स्रोत होती है। प्राथमिक स्रोत आपको बताना है लेखन नहीं है, नहीं माना जाएगा। मुजफ्फर आलम, अबुल फजल, रास सुंदरी देवी, जियाउद्दीन वर्नी। यहाँ पर अबुल फजल है, इसने किसकी रचना की है, अकबर। अकबर जो नामा है उसकी रचना की है, जो कि दोस्तों अकबर का एक दरबारी कवि था। यहाँ पर ये आपका प्राथमिक स्रोत हो जाएगा क्योंकि इसने प्रत्यक्ष रूप से उस दौरान सभी चीजों का उल्लेख किया है, ये आपका प्राथमिक स्रोत होगा। रास सुंदरी देवी ने भी आप मतलब कि कई आत्मकथाएं लिखी हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से लिखी हैं, ये भी आपकी कैसे होंगी, प्राथमिक स्रोत में ही आ जाएंगी। जियाउद्दीन वर्नी, ये दोस्तों मुगल काल के दौरान भी एक मतलब कि एक कवि कह लो या लेखक कह लो, इसने भी दूसरों की आत्मकथाएं यानी कि इसने भी कई मतलब कि कई जो आपके सुल्तान थे उनकी रचना या उनके बारे में इसने भी लेख लिखे हैं जियाउद्दीन वर्नी ने। ये भी यहाँ पर आपका प्राथमिक स्रोत होगा क्योंकि इसने प्रत्यक्ष रूप से लिखा है। मुजफ्फर आलम, इसका नाम मैंने आज से पहले नहीं सुना है, ये यहाँ पर आपका प्राथमिक स्रोत नहीं होगा, इसलिए पहला वाला यहाँ पर दोस्तों नहीं माना जाएगा, जबकि ये आपका गलत है। बल्कि ये आपके तीनों कैसे हैं, ये प्राथमिक स्रोत में आ जाएंगे। यहां पर बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए, किस पर अधिक बल होना चाहिए। एक, चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, सही बात है। समूहों का विचार पूर्वक चयन करना, राइट है। कार्य की पूर्ति करना, गलत है। कार्य की पूर्ति करना, लक्ष्य को प्राप्त करना, सिलेबस को पूरा कराना, ठीक है, कंठस्थ कराना, ये आपके नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं। कार्य की पूर्ति कराना, लेवल पूरा कराना, ये गलत होते हैं, इसलिए डी आपका गलत है। डी जिन जिन में होगा वो यहाँ पर गलत होंगे, वे आपके यहाँ से कट जाएंगे। बचेगा आपका पहला वाला, जो कि यहाँ पर ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहला वाला ए बी सी, डी आपका गलत है। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन का मतलब कि केंद्र बिंदु है वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी दोस्तों पॉलिटी में आपके आता है, राजनीतिक जीवन में आता है, करेक्ट। मूलभूत सिद्धांत भी आपके पॉलिटी में ही आते हैं, करेक्ट। ये आपको मतलब कि ये केंद्र बिंदु होने चाहिए, दोनों ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे, ए और बी दोनों। यहां पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। बच्चों को बताना क्या है, मार्केट के बारे में बताना है, बाजार टॉपिक पर आपको बताना है। उसके लिए सबसे बढ़िया विधि कौन सी होगी, पाठ पुस्तक पठन और चर्चा कभी नहीं हो सकती है। एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, ठीक है, ये तो यहाँ पर सही मेरे को यहाँ पर लग रहा है। आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्र को दिखाना, चित्र देखने से बाजार के विषय में जानकारी नहीं प्रदान मतलब कि प्राप्त होगी। मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, ये भी गलत होगा। राइट आंसर आपका सेकंड विकल्प होगा। एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए बुला लो, वो बच्चों को बेहतरीन ढंग से बाजार विषय पर आप बच्चों को बता देगा, इसलिए यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हो आपको करना चाहिए, यानी आप शिक्षक हो या शिक्षिका हो, आपको पढ़ाना क्या है, विवाद वाले मामले पढ़ाने हैं। तब आपको क्या करना चाहिए, मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, ना ही स्थगित करना चाहिए, ना ही छोड़ना चाहिए, ये गलत होता है। समय समय पर उन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। आगे देखते हैं। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। यहाँ मतलब कि इससे बेहतर आपका ये थर्ड वाला लग रहा है। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल
ठेस ना पहुंचाने वाले चर्चा, ठेस ना पहुंचाने वाले, केवल, इसलिए यहां पर गलत हो गया। यहां पर थर्ड वाला राइट आंसर होगा। यहां पर कहा गया सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए विवाद वाले मामलों पर। यहां पर थर्ड वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहां पर आ चुका है, आदिवासी विषयक परिचय, ये मैंने आपको बताया है। यहां पर सम्मानजनक नीति कौन सी होगी, उन्हें संपन्न शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। यहां पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहां पर कहता है कि, क्या कहता है, वन्य जीवन संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। ठीक है ना दोस्तों। यहां पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहां पर है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। कंठस्थ कराना कभी लक्ष्य नहीं होगा, पाठचर्या को पूरा कराना कभी लक्ष्य नहीं होगा, परीक्षा उत्तीर्ण कराना, लेवल कराना, ये कभी लक्ष्य नहीं होंगे। लक्ष्य होना चाहिए सेकंड वाला, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। सापेक्ष महत्व का निर्माण करना एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का लक्ष्य होना चाहिए। यहां पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत, द्वितीयक आपसे पूछा है। भारत का संविधान, भारत का संविधान दोस्तों एकदम प्रत्यक्ष रूप से लिखा गया है। लोगों, यहां पर जो संविधान लिखा गया है, ये लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से लिखा है। ठीक है, इसमें आपके संविधान लिखने में आपकी कई समितियां थी, यहाँ पर कई अध्यक्ष थे, आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है। जल्दी से मैं आपको यहाँ पर बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करता हूँ। भारत का संविधान ये प्रत्यक्ष रूप से लिखा गया था, इसलिए आपका ये फर्स्ट सोर्स में आएगा, पहले स्रोत में आएगा। जनगणना रिपोर्ट भी आपकी प्रत्यक्ष हुई थी, ये भी आपका फर्स्ट में ही आएगा। मृत्यु पंजीकरण रिकॉर्ड भी आपकी ये फर्स्ट यानी कि प्राथमिक स्रोत में आएंगे। हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक, क्या ये दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से लिखी गई है? नहीं दोस्तों, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि द्वितीयक होगा। कैसे होगा? अक्सर आप किसी भी हिस्ट्री की बुक पढ़ते होगे, क्या उस जो आपका लेखक है, लेखक ने उस पुस्तक को प्रत्यक्ष रूप से लिखा है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं हड़प्पा की बात करूं, क्या वो हड़प्पा के दौरान वहां पर गया था कि हड़प्पा वासी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या उसने अपनी आंखों से देखा था? नहीं देखा था, उसने साक्ष्य के आधार पर बताया है। यानी कि ये आपकी पुस्तकें जो होती हैं, ये आपकी द्वितीयक स्रोत में आती हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से लिखेगा तब वो आपकी प्राथमिक में आएंगी। इसलिए आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया, 4 विकल्प करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? समावेशी कक्षा में, चाहे छात्र अक्षमता का हो चाहे क्षमता वाला हो, दोनों प्रकार के आपके समावेशी कक्षा में ही सीखेंगे। अगला प्रश्न, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? स्थानीय समाचार पत्र से। यानी कि पहले मौसम, किसी भी जगह पर आंधी तूफान आया होगा, अगले दिन न्यूज़पेपर में आपने उसको पढ़ा होगा, मौसम की जानकारी। तो ये दोस्तों द्वितीयक में आ जाएगी। अगर आपने इसको आंखों से देखा होता तब आपकी ये प्राथमिक में आती। ठीक है ना, ये आपकी आएगी द्वितीयक में। यहां पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त हैं, ये आपके ज्योग्राफी में उपयुक्त होती हैं, भूगोल में। अगला प्रश्न, यहाँ पर कथन और आपके 2 कथन दिए गए हैं, उनको पढ़कर आपको बताना है। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। जो आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, वो धारणाओं के निर्माण, उसी के साथ विचार के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। पहला यहाँ पर करेक्ट है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। दोस्तों मदद करती है, यहाँ पर नहीं के कारण गलत है। पहला राइट दूसरा गलत, पहला राइट दूसरा गलत, पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। ए सत्य है और बी असत्य है। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। दूसरा, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। यहाँ पर केवल और केवल बी वाला राइट आंसर होगा।
ए क्यों नहीं होगा? यहाँ पर ए गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि यहाँ पर बहु प्रदर्शनों की संकल्पना की बात कही गई, बहुत सी जो प्रदर्शन है उनको करने की बात कही गई है, इसलिए गलत है। सिर्फ और सिर्फ बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। बिल्कुल गलत यहाँ पर होगा। कैसे गलत होगा? यानी कि यहाँ पर कहा गया है लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों तो वह सरकार बना सकती है। बिल्कुल नहीं बना सकती है। जिसके पास बहुमत ज्यादा होगा वही सरकार बना सकती है। इसलिए पहला यहाँ पर गलत। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। बिल्कुल राइट। संसद का जो निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों के मिलकर के होता है। यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर होगा, केवल वी। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, पहला यहाँ पर करेक्ट है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो राज्य होता है वो कर सकता है। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं दोस्तों, नहीं यहाँ पर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर आपका ये गलत होगा। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर ए और डी, ए डी आपके राइट उत्तर हो जाएंगे। 4 वाला विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? यानी कि कौन सी व्याख्या आपको बतानी है विविधता का उचित प्रतीक है। विविधता के बारे में, यह लोगों के बीच भेदभाव को बढ़ाता है। विविधता कभी भी भेदभाव को नहीं बढ़ाता है। यह लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है, एक रूपता नहीं बढ़ाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्ड विकल्प। यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। क्या? विशिष्टता को स्वीकारता है, क्योंकि विविधता में सभी लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो कि इन्हें विशिष्ट मतलब कि विशिष्ट बनाते हैं। लोगों के धर्म, पहनावे, रहन सहन, खाना मतलब कि खान पान, ये सब कुछ अलग अलग होता है। जैसे दक्षिण भारत में जाकर देखो, उत्तर भारत में, पश्चिम में, पूर्व में, सभी की वहाँ पर रीति रिवाज, त्योहार सब कुछ अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्या कहलाता है? विविधता कहलाती है। यानी कि विशिष्टता को स्वीकारता है विविधता, ना कि भेदभाव को बढ़ाता है। यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त है? तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना और समझने पर केंद्रित। बिल्कुल करेक्ट। यानी कि जो याद करने वाली चीज कही गई है उस पर न्यूनतम बल देना चाहिए और समझने पर अधिक बल देना चाहिए। पहला करेक्ट। संकल्पनों के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, करेक्ट। परीक्षण निर्देशों के आधार पर शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तकों के कुछ विषयों को छोड़ देना चाहिए। क्या विषयों को छोड़ देना चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपका सी गलत है। सी जिन जिन में होगा वो यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। बचेगा आपका थर्ड विकल्प, जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। कौशल आधारित, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, जो कि कौशल उद्देश्य की यहाँ पर बात कही गई है। कौशल उद्देश्य की यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित में से उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है? यहाँ पर ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या वह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पुस्तकों से? ये आपका उद्देश्य मूल्यांकन का दोस्तों नहीं होगा, गलत है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, ये भी मूल्यांकन के बारे में गलत है। अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के विषय मतलब कि प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता है, ये यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ए और डी, ए डी यहाँ पर आपके करेक्ट उत्तर हो जाएंगे। थर्ड विकल्प करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, तवा बांध क्षेत्र स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे?
मछली पकड़ने के अधिकार के लिए मतलब कि एकत्रित हुए थे। यहाँ पर बात की जा रही है मध्य प्रदेश की, जहाँ पर आपका तवा बांध क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पर 90 के दशक में जीवन यापन के लिए अधिकार के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, मछली पकड़ने के अधिकार के लिए। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। भूकंप पर चर्चा करने के दौरान मैंने आपको बताया था भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्न अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन यहाँ पर कहता है, यहाँ पर दोस्तों जो अभिकथन है वो यहाँ पर क्या कहता है, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। बिल्कुल करेक्ट है, इन्हीं पर आपकी सामाजिक विज्ञान टिकी हुई है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक पर। कारण है कि इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है, सभी में अंतः संबंध है, इतिहास का, भूगोल में, यानी कि एक दूसरे से ये सभी लोग मतलब कि सभी सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। यहाँ पर दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे, दोनों यहाँ पर सही व्याख्या भी करते हैं और नहीं भी व्याख्या यहाँ पर करते हैं। इस क्वेश्चन के दो आंसर होंगे, यहाँ पर व्याख्या सही भी करता है और व्याख्या सही नहीं करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आयोग ने माना है वो यहाँ पर दोनों ही माने हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर दोनों ही आपके होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अंतः संबंध होता है। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी। यानी कि बच्चों को आप दोस्तों क्या पढ़ा रहे हो, वन वाला चैप्टर पढ़ा रहे हो, वनों के प्रकार को बता रहे हो, उसको समझाने के लिए आप क्या करोगे, विद्यालय के समीप वन क्षेत्र का भ्रमण आयोजन करोगे। ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो वन के प्रकार। क्या जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे होगे उसके चारों तरफ क्या सभी प्रकार के वन पाए जाएंगे? क्या शंकुधारी वन होंगे, भूमध्य सागरीय वन होंगे, उपोष्ण या अथवा उष्ण कटिबंधीय वाले वहां पर वन होंगे? नहीं होंगे, आपके गिने चुने इक्का दुक्का होंगे, नीम होगा, पीपल होंगे, मतलब कि ऐसे तरीके के होंगे, यानी कि वहां सभी नहीं पाए जाएंगे। इसलिए आपका पहला गलत, क्षेत्र में आपके नहीं होंगे। क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों के ये नहीं, गलत है। विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना ये करेक्ट होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प ही मात्र करेक्ट है। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की, एक सामाजिक विज्ञान के अधिगमकर्ताओं को क्या प्रेरित करती है, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। यहाँ पर अगला प्रश्न, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये आ चुका है यहाँ पर, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? किसको करेंगे दोस्तों? ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें महिला और पुरुषों की आलोचना की गई है, जो कि ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई है। इसमें आपसे पूछा औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर जिसने बात कही हो उसके बारे में आपको बताना है। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बात नहीं की है, बल्कि स्त्रियों और पुरुषों की आलोचना की है। रास सुंदरी देवी कृत आमार जीवान, इसमें इन्होंने स्त्री शिक्षा पर चर्चा की है। रुकैया सखावत हुसैन, सुल्ताना का स्वप्न कहानी इनकी एक कृति है, ये याद रखो, परंतु ये आपकी बंगाली लेखिका थी। ठीक है, ये आपकी कैसी थी, बंगाली लेखिका थी। इन्होंने दोस्तों कलकत्ता और पटना में स्थापित किए थे, मतलब कि महिलाओं के लिए कुछ विद्यालय तरीके के कुछ। ठीक है, तो इतना याद रखो। सतनार कृत ये भी गलत है, यहाँ पर राइट आंसर होगा रास सुंदरी कृत आमार जीवन। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, द्वितीयक स्रोत का C.A. बेली द्वारा लिखित एन, यहाँ पर है इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इतिहास हो गई आपकी, ये आपकी प्रत्यक्ष नहीं लिखी गई है, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर लिखी गई है। यानी कि किसी भी इतिहासकार ने अपनी आंखों से नहीं देखा है कि हड़प्पा में लोग कहाँ जाते थे, क्या करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही वाला आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इतिहास की बात कही गई है, इतिहास की पुस्तक की, जो कि द्वितीयक स्रोत होगा। जेम्स मिल द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये दोस्तों उसने जब भारत में ये आया था, औपनिवेशिक भारत था, ठीक है, इसने अपने प्रत्यक्ष रूप से लिखा, इसने आंखों देखा भारत लिखा। इसने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था, हिंदू में, मुस्लिम में और ब्रिटिश भारत में। इसने 3 भागों में इसको डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ठीक है, याद रखना। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था, इतिहासकार था और ठीक है दार्शनिक भी था, याद रखना। ठीक है, ये आपके फर्स्ट स्रोत में आ जाएगा। भारत का संविधान भी प्रत्यक्ष लिखा गया, पहला स्रोत। रविंद्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग है, क्योंकि उन्होंने पेंटिंग की है, बिल्कुल अपने हाथों से की है, ये भी आपका पहला ही स्रोत हो जाएगा।
यानी कि सेकेंड वाला यहाँ पर स्रोत होगा आपका सीए बेली द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी पुस्तक लिखित, यानी कि हिस्ट्री की पुस्तक। यहाँ पर अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। आकलन, आकलन उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं। असफल अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना नहीं। अधिगमकर्ताओं को सूचना याद करना गलत है। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। 4 विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, ये मैंने आपको बताया है। इतिहास का जो शिक्षण का मुख्य केंद्रित या उद्देश्य होता है वो होता है वर्तमान के जो मुद्दे हैं उनको, मतलब कि जो प्रासंगिक है उनको बताना। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है, यहाँ पर है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। समानता यानी कि इक्वलिटी पर चर्चा कर रहे हो तब आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दे को संबोधित करने चाहिए। गरिमा से जुड़े, बिल्कुल करेक्ट। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। सभी के प्रति कैसे, सम्मानजनक, पहला भी करेक्ट दूसरा भी करेक्ट। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता। हर तरह का अंतर क्या असमानता की तरफ ले जाता, ऐसा नहीं है। डी आपका यहाँ पर गलत है, डी गलत है, डी गलत है। आपका यहाँ पर पहला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए बी सी। ए बी सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए बी सी। डी यहाँ पर आपका गलत होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आ चुका है, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। यानी कि दोस्तों एक शिक्षक है वो नई दिल्ली की वास्तुशैली को, मतलब कि उसके बारे में चर्चा कर रहा है, तब शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं ये नहीं, यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इमारतों को दूर से कैसे देखा जाएगा, ये भी आपकी कोई भी बात यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, यहाँ पर यह भी नहीं होगा। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। आपका 4 विकल्प यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 वाला विकल्प। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक न्याय को, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना जो कि सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, यानी कि कम से कम मेहनत लगे और मेरे को यहाँ पर रुपए भी प्रदान, मतलब कि मिल जाए, वही होता है न्यूनतम मेहनताना। ये भी सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। दोनों यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के हो जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि अभिकथन और यहाँ पर तर्क दिया गया है। अभिकथन कहता है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, पहला यहाँ पर करेक्ट है। यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं भेदभाव के लिए सम्मान विकसित करता है। दोनों दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हैं, इसलिए सेकंड विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को देख लिया होगा। यहाँ पर बात करेंगे इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। यहाँ पर है अभिकथन और तर्क, चलिए जान लेते हैं। भारत के गांव में किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। यह कारण है इसका या तर्क है, मानसून का अभाव, कर्ज यानी कि ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। यानी कि जो किसान होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो कर्ज में डूब जाते हैं, कर्ज चुका नहीं पाते हैं, जिस कारण वे आत्महत्याएं कर लेते हैं। दोनों यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हैं। सेकंड विकल्प यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या यहाँ पर है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। महिला के बारे में आपका विकल्प है, उन उपायों को बताना है जिससे महिला की सुरक्षा भी हो जाए और उसको नौकरी भी मिल जाए, जिससे उसके आय में यानी कि बढ़ोतरी भी हो जाए। बालवाड़ियों का प्रावधान बिल्कुल करेक्ट होगा। संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, क्या उससे उसकी आय बढ़ेगी? बिल्कुल गलत, यहाँ पर ये गलत है। व्यवसायिक सुरक्षा प्रावधान होने चाहिए। रात की पाली शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा भी होनी चाहिए। यहाँ पर ये संसद में आरक्षण इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है यहाँ पर, ठीक है।
तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी गलत है, बी गलत है, बी आपका यहाँ पर गलत है। बी वाला यहाँ पर काटो, उसको यहाँ से हटाना है आपको। बचेगा आपका थर्ड वाला। थर्ड विकल्प इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड विकल्प ए सी डी। ए सी और डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है कि कथन भारतीय संविधान धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। बिल्कुल, यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। करेक्ट। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। करेक्ट। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान नहीं करता। ये गलत है, आपका डी गलत है। जिन ऑप्शन में डी है वो यहाँ से आप उसको हटा दो। इसमें भी है, पहले में भी है। यहाँ पर सेकेंड वाला इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ए बी सी। ए बी सी यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। यह विद्यार्थी के अंक आधारित हमेशा ही दोस्तों गलत होते हैं, तो पहला गलत हो गया। ठीक है, तो गलत वाला आपको बताना था, इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, तो पहले ही वाला आपका यहाँ पर राइट उत्तर होगा, क्योंकि गलत आपसे पूछा है। बाकी सभी यहाँ पर आपके राइट विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट का मतलब होता है एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, क्रांतियां अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को दिखाने के लिए ट्री चार्ट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। खुली पुस्तक रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। पहला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। भार तो दोस्तों कम करने मतलब कि कम तो करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पर ये तो गलत कह दिया गया है। यहाँ पर इसका कारण क्योंकि के बाद यहाँ पर गलत है कथन। भार कम करती है, ये तो बात सही है, यानी कि पहला सही है, दूसरा गलत है। पहले ही केवल यहाँ पर केवल ए इसका राइट आंसर होगा, केवल ए। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? स्रोत के बारे में, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। जो स्रोत होते हैं वे आपके ठोस प्रकृति के होते हैं। पहला यहाँ पर राइट कहा गया है। वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। दोस्तों सभी जो स्रोत होते हैं वो सभी आपके ऐतिहासिक प्रकृति के नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया है सभी ऐतिहासिक प्रकृति के नहीं होते हैं। वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, आपके वस्तुनिष्ठ भी नहीं होते हैं, ये भी गलत होगा। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं स्रोत में, ये आपका करेक्ट है। यहाँ पर ए और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सेकेंड विकल्प ए और डी। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए करेक्ट, दलों की समान राजनीति भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए करेक्ट, राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए करेक्ट। यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। क्या जो चुनाव कराए जाते हैं लोकतंत्र में वो क्या एक प्रथागत प्रक्रिया? नहीं, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये वोटिंग के द्वारा यहाँ पर सरकार चुनी जाती है, ना कि प्रथागत प्रक्रिया है। यहाँ पर डी आपका गलत है। डी जिन ऑप्शन में होगा यहाँ से उसको फटाक से हटा देना है आपको। बचेगा आपका यहाँ पर कौन सा? सेकेंड विकल्प, जो कि यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ए बी सी। ए बी सी, डी यहाँ पर गलत। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत आपको यहाँ पर बताना है लोकतंत्र के बारे में। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, ये भी करेक्ट है। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में नहीं हुआ था, बल्कि ये 1951 से 52 के मध्य में हुआ था। 50 में तो हुआ नहीं था, 51-52 में हुआ था।
याद रखना। यहाँ पर चौथा गलत है, बल्कि तीनों ही आपके यहाँ पर राइट हैं। आपको गलत बताना है, गलत आपका 4 वाला होगा, इसलिए राइट उत्तर यहाँ पर 4 विकल्प माना जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपको क्या यहाँ पर पढ़ाना है बच्चों को, या आप पढ़ा रहे हो या किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हो, लोहा टॉपिक को। टॉपिक कौन सा है? लोहा बनाने वाली फैक्ट्री और उसका मालिक का टॉपिक है। लोहा जो होता है ये ज्योग्राफी के किस टॉपिक में आता है? खनिज संसाधन में भी दोस्तों लोहा आता है, उद्योग धंधों में भी लोहा टॉपिक आता है। ऊर्जा संसाधनों में क्या लोहा टॉपिक आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, पावर रिसोर्स में लोहा आयरन आपका इसमें नहीं आएगा, गलत होगा। हमारे पृथ्वी के अंदर से धातुएं प्राप्त होती हैं जिनमें लोहा आपका आता है। यहाँ पर डी भी इसका राइट आंसर होगा, ए भी होगा, बी भी होगा। सी यहाँ पर दोस्तों गलत होगा, सी कथन यहाँ पर आपका गलत होगा। सी वाला हटा दो, बल्कि आपके राइट आंसर होंगे ए वी डी। सेकेंड विकल्प यहाँ पर होगा ए वी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणा को दर्शा सकता है? शिक्षक के पास है ग्लोब और प्रकाश स्रोत, इनकी सहायता से परिक्रमण को भी, दिन रात को भी, मौसमी परिवर्तन इनको दर्शा सकता है, वर्षा के वितरण को नहीं दर्शा सकता है। यहाँ पर डी को छोड़कर पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा ए बी सी। ए बी सी पहला विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। क्या केंद्रित करता है? पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझना। बिल्कुल दोस्तों, पहला यहाँ पर करेक्ट होगा। अपने क्षेत्र, राज्य और क्षेत्र का या देश का अध्ययन करना, ये भी केंद्रित है। तीसरा है भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। ये तीनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। यानी कि कक्षा 6 से लेकर जो 8 तक सामाजिक विज्ञान है, ज्योग्राफी में पृथ्वी को आवास के रूप में, पॉलिटी में क्या है, राज्य है, देश का है, उनका अध्ययन, और इतिहास में अतीत के बारे में अध्ययन। यहाँ पर आपके तीनों ही राइट आंसर होंगे। थर्ड विकल्प ए बी और सी, ए बी और सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाई के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे थे? एनसीईआरटी आपकी पॉलिटी में एक चैप्टर है जिसमें थोड़ा बहुत अंबेडकर के बारे में बताया गया है। एक बार वो ट्रेन से उतरे, ठीक है, उनको मतलब शाम हो गई, पहुंचते पहुंचते एक व्यक्ति उनको मिला, उन्होंने अपनी जाति बता दी कि मैं दलित हूँ या इस कास्ट का हूँ, तो उसके प्रति कुछ मतलब कि भाव वहाँ पर उत्पन्न हुए। ठीक है, तो उसी से संबंधित यहाँ पर घटना है जो कि दोस्तों परिस्थितियों का अनुमान लगाती है। ठीक है, उस दौरान कैसे क्या हुआ था, यानी कि परिस्थितियों का अनुमान लगाना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय, ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर बात करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न की, यहाँ पर आ चुका है अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहला विकल्प, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े ही अनुभवजन्य साक्ष्य होते हैं, अनुभव से प्राप्त, इंद्रियों से प्राप्त। यहाँ पर बात करें अगले प्रश्न की, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? व्याख्या देना ये गलत है, संरचनात्मक प्रशिक्षण राइट होगा, अनुकरण राइट होगा, निपुणात्मक आपका अधिगम राइट होगा। यहाँ से पूछा क्या है आपसे? विरोधाभासी, यानी कि जो गलत है वही आपको बताना है। व्याख्यात्मक शिक्षण, व्याख्या देना गलत होता है। यहाँ पर अगला प्रश्न दोस्तों आ चुका है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सभी तत्व को समाज का निर्माण करते हैं और उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, ये गलत होगा, याद करवाना, समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णय को स्वीकार करने के लिए। क्या सरकार के सभी निर्णय विद्यार्थी स्वीकार करने के लिए आप तैयार करोगे? नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड विकल्प, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। अगला प्रश्न,
सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आकलन का। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना। क्या दोस्तों यहाँ पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करोगे तो गलत होगा। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने चिन्हित करोगे तो भेदभाव उत्पन्न होगा। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेद गलत होगा। शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। यहाँ पर 4 विकल्प इस क्वेश्चन का राइट उत्तर होगा। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन या विकास को चित्रित करने के लिए। पहला करेक्ट। अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए करेक्ट। एक कालक्रमिक रूप रेखा देने के लिए करेक्ट। शिक्षार्थियों में स्थान की अवधारणा, ये गलत है। यहाँ पर स्थान की अवधारणा आपकी ज्योग्राफी से संबंधित होती है। यहाँ पर डी गलत है। डी जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ से आपके कट जाएंगे। बचेगा पहला विकल्प, पहला यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ए, बी तथा सी। यहाँ पर आ चुका है अगला क्वेश्चन, कहता है, इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को, कुछ अधिगम को जोड़ने के लिए विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोण को जानबूझकर सुस्पष्ट शामिल करें। जानबूझकर ऐसे मुद्दों को शामिल करना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। पहला यहाँ पर करेक्ट। कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी पारिवारिक नहीं, यहाँ पर गलत होगा। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। ये यहाँ पर सी और ए राइट होगा, ए सी। यहाँ पर ए और सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, एक दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूल करना चाहिए। यानी कि बच्चा आपका दृष्टिबाधित है, उसको कैसे आप पढ़ाओगे। यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में। करेक्ट होगा, उच्च आवाज बोलोगे तो बच्चा स्पष्ट रूप से सुन पाएगा। करेक्ट होगा। विविध प्रकार के आकर्षक दृश्य, बच्चा जब अंधा है यानी कि दृष्टिबाधित है, उसको कुछ दिखेगा ही नहीं, तब आपके आकर्षक दृश्य वहां पर काम ही नहीं आएंगे। यानी कि पहला करेक्ट, बी यहाँ पर गलत है। बी जिन ऑप्शन में है वो यहाँ पर काट दीजिएगा। बचेगा आपका सेकेंड वाला ए सी डी इस यहाँ पर आपके राइट आंसर होंगे। मतलब कि स्पर्श करने वाली वस्तुएं सामग्री इस्तेमाल करनी चाहिए। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट विधि यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। करेक्ट। यह विद्यार्थियों को खोजी बनाती है। करेक्ट। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक केंद्रित नहीं है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। करेक्ट। सी गलत होगा। सी जिनमें है वो यहाँ से आप उसको हटा दो, ठीक है, हटा दो आप। बचेगा आपका यहाँ पर एबीडी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण आपको बताने जो विविधता को दर्शाते हों। यहाँ पर है, सरोज को स्कूल जाने का मौका मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। ये आपकी रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। किसको? ये तो दोस्तों रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है, ना कि विविधता को दर्शाती। विविधता आपसे पूछा है तो पहला यहाँ पर गलत है। एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन एक अमीर से। यहाँ पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। ये भी एक विविध मतलब कि ये भेदभाव यहाँ पर है। यहाँ पर भेदभाव आप कह सकते हो क्योंकि अमीरी गरीबी यहाँ पर दिखाई गई है। ना ही पहला ना ही दूसरा। रघु फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज में एक खास समुदाय से आता है। यहाँ पर दोस्तों ये उसकी जातीय पूर्वाग्रह की बात कही गई है, यानी कि जाति कोस्ट सिस्टम से। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका परितोष नाउन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गुड बांग्ला वियर्स सुचिता स्पीक्स हिंदी। परितोष बांग्ला अच्छी आती है बल्कि सुचिता को हिंदी आती है क्योंकि ये बंगाल से संबंधित है। सुचिता आपकी हिंदी वाले क्षेत्र से संबंधित है क्योंकि ये विविधता को दर्शाती है। विभिन्न प्रकार की बोलियां, रहन सहन, खाने पीने के तौर तरीके, ये सभी आपके त्योहार ये आपके विविधता के प्रतीक होते हैं। ओके, यहाँ पर बात करें अगले प्रश्न की। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत के किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया? ये जीवन के अधिकार में स्वीकारा गया।
अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, नहीं वाला आपको बताना है। यहाँ पर सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है, ये भी रूढ़िवादिता है। हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। ये यहाँ पर आपके रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, यहाँ पर थर्ड विकल्प करेक्ट आंसर होगा, थर्ड वाला, ठीक है ना। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे होंगे समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ए और बी, ए भी आपके यहाँ पर होंगे, ठीक है, ए और बी यहाँ पर इस क्वेश्चन के दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखना। दोस्तों वीडियो आप लोगों के लिए यहीं तक थी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।